हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ प्रदीप पांडे। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की इक्विवेलेंट सर्किट की। ठीक है ना? तो हम आज ये सीखेंगे कि हम किसी ट्रांसफार्मर की या कह लीजिए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? तो हर एक छोटी छोटी पॉइंट को लेके चलेंगे, तो सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है उसको हम इस तरह से उसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, कह लीजिए इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और आइडियल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम हमारा ऐसा होता है। ठीक है ना? यहाँ देखिए ऊपर वाले डायग्राम में, देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर हम किसे कहते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसके वाइंडिंग्स में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। ये बात पहली बात हो गई कि वाइंडिंग्स के रेजिस्टेंस मींस प्राइमरी साइड वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, सेकेंडरी साइड वाइंडिंग में कोई रेजिस्टेंस कोई प्रतिरोध नहीं होगा। ठीक है? दूसरी चीज क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर ऐसा ट्रांसफार्मर होगा जिसमें लीकेज फ्लक्स, प्राइमरी साइड कोई फ्लक्स लीक नहीं करेगा, सेकेंडरी साइड कोई फ्लक्स लीकेज नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो ना ही कोई रिएक्टेंस प्राइमरी साइड आएगा, ना ही कोई रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड आएगा। कहने का मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर में ना रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होंगे प्राइमरी साइड, ना रेजिस्टेंस रिएक्टेंस होंगे सेकेंडरी साइड। ठीक है ना? तो आइडियल ट्रांसफार्मर में ये भी हम कहते हैं, अगर ये कंपोनेंट्स नहीं होंगे, ना लीकेज फ्लक्स होगा, ना वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, और कोर की परमेबिलिटी हम ये मानते हैं, परमेबिलिटी मीन परमिट करने की एबिलिटी। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उसकी परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, इसका मतलब कि वो परमिट कर रहा है पूरी फ्लक्स को अपने अंदर फ्लो होने के लिए। ठीक है ना? तो मटेरियल की परमेबिलिटी हम ज्यादातर कैसा लेना चाहते हैं, जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा हो। ठीक है? तो आइडियल केस में हम ये देखते हैं, हमें देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर इसलिए बता रहा हूँ थोड़ी बहुत बातें क्योंकि हम उसी से रिलेट करके चल रहे हैं। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर का अगर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें, सर्किट डायग्राम में स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कोर जो है ट्रांसफार्मर का, ये जो देख रहे हैं आप कोर, कोर को हम रिप्रेजेंट करते हैं दो पैरेलल लाइन से। ठीक है ना? इससे ज्यादा लाइन ना बना दीजिएगा, ऐसा नहीं कि तीन चार लाइन ऐसे बना दीजिए, नहीं, सिर्फ कोर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पैरेलल लाइन। ये प्राइमरी वाइंडिंग को दिखा रहा है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग को दिखा रहा है। ठीक है ना? यहाँ प्राइमरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स हमारा होता है N1, सेकेंडरी वाइंडिंग का नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है बच्चों, वो N2। ठीक है ना? ये है सर्किट डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर। तो इस सर्किट डायग्राम में देखिए सारे स्टूडेंट, ना ही कोई रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है, ना ही इधर कोई रेजिस्टेंस रिएक्टेंस है। कहने का मतलब ये किसका सर्किट डायग्राम है, आइडियल ट्रांसफार्मर का। तो बातें यहीं से स्टार्ट करनी है हमें। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें पहले आइडियल ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम से शुरू करना होगा। ठीक है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इस ओह सॉरी। तो हम यहाँ पास लिखते हैं इक्यू वैलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। देखो स्टूडेंट, अब प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या है, याद रखिएगा। आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर होता है, एक इमरजेंसी यानी कि काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी दक्षता क्या हो, 100% हो। इसलिए काल्पनिक क्या कहते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर हमारा काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है। ऐसा ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ, जो ट्रांसफार्मर वास्तव में होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो हमें उसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखो स्टूडेंट, आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि आइडियल ट्रांसफार्मर का अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करें तो हमने ऐसा बनाया था।
ठीक है स्टूडेंट, यहीं से हम आगे चलते हैं। देखिए पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, वाइंडिंग्स, वाइंडिंग्स रेजिस्टेंस। फर्स्ट पॉइंट आपका यही रहेगा। देखो स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड की वाइंडिंग और सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग कॉपर वायर की बनी होती है, ठीक है ना। तो कॉपर मटेरियल में क्या होता है, कॉपर मटेरियल का हालांकि रेजिस्टेंस कम होता है लेकिन फिर भी होता ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स में, अगर ट्रांसफार्मर कहता है प्रैक्टिकल है, तो ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग्स में क्या होंगे, वाइंडिंग रेजिस्टेंस होंगे। तो प्राइमरी वाइंडिंग में हम कह लें कि प्राइमरी वाइंडिंग्स में हमारा रेजिस्टेंस क्या है, R1, एंड सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या है, R2। देखो बच्चे को ध्यान समझने के लिए कि प्राइमरी वाइंडिंग भी करंट फ्लो का कुछ ना कुछ अपोज कर रहा होगा, प्राइमरी वाइंडिंग की कुछ प्रॉपर्टी होगी जो करंट फ्लो का अपोज कर रहा होगा, वही क्या कहला रहा, R1। सेकेंडरी वाइंडिंग की भी कुछ प्रॉपर्टी होगी जो करंट फ्लो का क्या कर रहा, अपोज कर रहा, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहलाता है। तो कहने का मतलब प्राइमरी साइड भी प्रतिरोध होगा, सेकेंडरी साइड भी प्रतिरोध होगा वाइंडिंग में। तो प्राइमरी साइड के प्रतिरोध को क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी साइड है तो इसके प्रतिरोध को R1 कह लीजिए, ये बात समझे। और सेकेंडरी साइड है तो इस वाइंडिंग के प्रतिरोध को या रेजिस्टेंस को क्या बोल दीजिए, R2। ये बात समझ गए आप सारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लीकेज रिएक्टेंस की। लीकेज रिएक्टेंस, देखो स्टूडेंट, लीकेज रिएक्टेंस को समझने के लिए पहले हम लीकेज फ्लक्स को समझ लें तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, लीकेज फ्लक्स को समझिए। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जब प्राइमरी वाइंडिंग में करंट फ्लो, धारा प्रवाहित होती है, तो वाइंडिंग्स क्या करती है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करती है। तो आइडियल में हम ये मानते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग जितनी फ्लक्स बनाती है वो सारी फ्लक्स कहाँ चली जाती है, कोर में चली जाती है, पूरी की पूरी फ्लक्स कोर में चली जाती है। ये किस में लेके चलते हैं, आइडियल में। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग्स में करंट I1 जब प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होगी तो फ्लक्स बनाएगी, उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है उस फ्लक्स का, वो तो आपका कोर में चला जाएगा, क्योंकि कोर की परमेबिलिटी क्या है, हाई है, इनफाइनाइट नहीं है लेकिन हाई है। तो मैक्सिमम फ्लक्स तो कोर में चली जाएगी, ये बात समझ रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो फ्लक्स कोर में ट्रेवल कर रही है वो, उसको हम म्यूचुअल फ्लक्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि वही फ्लक्स देखिए प्राइमरी से वो सेकेंडरी जा रही है, यानी कि वो प्राइमरी वाइंडिंग को भी लिंक कर रही है और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक कर रही है, दोनों वाइंडिंग से जुड़ जा रही है। तो ऐसे फ्लक्स को हम म्यूचुअल फ्लक्स कह लें, उसे हम नाम देते हैं या मेन फ्लक्स, φm। अब देखिए होता क्या है वास्तव में कि सारी की सारी फ्लक्स कोर में नहीं जाती है, कुछ फ्लक्स क्या होता है, सराउंडिंग जो मीडियम है, जैसे ट्रांसफार्मर के सराउंडिंग मीडियम मान लीजिए बेटा ऑयल है, तेल है या एयर है, तो कुछ फ्लक्स क्या होते हैं, सराउंडिंग मीडियम्स में लीक कर जाते हैं। लीक वर्ड समझ ही रहे होंगे, लीक करने का मतलब क्या है, कुछ क्या होते हैं सराउंडिंग मीडियम्स में लीक कर जाते हैं, ये बात समझ रहे हैं। तो वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग जितनी फ्लक्स बनाएगी वो सारी की सारी फ्लक्स कोर में नहीं जाएगी, कुछ फ्लक्स क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, लीक कर जाते हैं। तो प्राइमरी साइड जो फ्लक्स, जितने फ्लक्स लीक होता है उसे हम नाम देते हैं φL1। अब बात आ जाएगी सेकेंडरी साइड। देखो स्टूडेंट, सेकेंडरी साइड जब हम लोड कनेक्ट करते हैं, जब लोड लगाएंगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग में भी करंट I2 फ्लो होती है। तो जब वाइंडिंग्स में करंट फ्लो होगी तो ये भी अपना फ्लक्स बनाएगी, तो ये भी जो इसका जो फ्लक्स होगा, वो जो ये I2 जो सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट फ्लक्स बनाएगी,
वो फ्लक्स भी अधिकतर तो कोर में चली जाएगी जो कि मेन फ्लक्स के अपोजिट होगी, लेकिन कुछ फ्लक्स क्या होगा, लीक कर जाएगी, कुछ फ्लक्स लीक कर जाएगी। ये बात समझिएगा सारे स्टूडेंट, कुछ फ्लक्स क्या होंगे, लीक कर जाएंगे, ठीक है ना। तो यहां साइड जो फ्लक्स लीक करेंगे उसे नाम देते हैं φL2। कहने का मतलब लीकेज फ्लक्स दोनों तरफ होता है। I1 जब फ्लक्स बनाएगा उसका कुछ हिस्सा फ्लक्स का सराउंडिंग मीडियम में लीक कर जाएगा जिसे नाम देंगे φL1, प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स। और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट I2 जो फ्लक्स बनाएगी उसका कुछ हिस्सा किधर चला जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में चला जाएगा जिसे हम नाम देते हैं φL2। देखिए स्टूडेंट, लीकेज फ्लक्स होने से क्या होगा, अब बात ध्यान दीजिएगा, ये जो लीकेज फ्लक्स है φL1 और φL2, ये इसका नेचर जो होगा बेटा, इसका नेचर भी कैसा होगा, अल्टरनेटिंग ही फ्लक्स है। वो अलग बात है कि ये लीक किया हुआ है, लेकिन नेचर कैसा है, अल्टरनेटिंग। तो ये भी क्या करेगा, ये भी प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस करेगा, ठीक है ना। और यहाँ का जो लीकेज फ्लक्स है वो भी अपनी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस करेगा। एक और चीज, लेकिन जो लीकेज फ्लक्स होते हैं वो सिर्फ अपनी ही वाइंडिंग से लिंक किए होंगे। जैसे प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स φL1 अपनी वाइंडिंग को लिंक किया हुआ है, और सेकेंडरी साइड का लीकेज फ्लक्स φL2 वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही वाइंडिंग को लिंक किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्लक्स जो अपनी ही वाइंडिंग से लिंक किए हों वो क्या कहलाएंगे आपके, यहाँ इस केस में लीकेज फ्लक्स, और वो फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग से लिंक किए हों वो म्यूचुअल फ्लक्स। तो कहने का मतलब अब बात आती है कि φL1 मान लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है उसे नाम दे रहे हैं EL1, और φL2 सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है उसे नाम देते हैं EL2। EL1 कहलाता है लीकेज इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी साइड, लीकेज इंड्यूस ईएमएफ इन सेकेंडरी साइड। अब देखो स्टूडेंट, अब लीकेज फ्लक्स के इस इफेक्ट को, कि वो वाइंडिंग में क्या कर रहा, वोल्टेज इंड्यूस कर रहा, लीकेज फ्लक्स को के इस इफेक्ट को सर्किट डायग्राम में कैसे शो किया जाए। तो इसके लिए किया क्या गया कि प्राइमरी साइड के लीकेज फ्लक्स φL1 का इस इफेक्ट को शो करने के लिए एक रिएक्टेंस लगाया गया, ठीक, रिएक्टेंस या कह लीजिए एक इंडक्टेंस लगाया गया, ठीक है। और सेकेंडरी साइड के लीकेज फ्लक्स को शो करने के लिए सेकेंडरी साइड भी एक रिएक्टेंस या कह लीजिए इंडक्टेंस लगाएगी जिसे नाम देते हैं X2 और इसे नाम देते हैं हम X1। तो एक बार सारे बच्चे समझ जाइएगा कि X1 और X2 इसको हम कहीं बाहर से नहीं लाते हैं, इसको सर्किट डायग्राम में क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि लीकेज फ्लक्स के जो भी प्रभाव पड़ रहा है, प्राइमरी साइड का लीकेज फ्लक्स φL1 का जो भी प्रभाव आपके प्राइमरी वाइंडिंग में पड़ रहा है उस प्रभाव को ही रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, X1। और सेकेंडरी साइड के लीकेज फ्लक्स के इफेक्ट को कौन सो रहा है, शो कर रहा है X2। क्लियर बात हो गई। तो R1 की बात हो गई, X1 की बात हो गई, R2 की बात हो गई, X2 की बात हो गई। अब स्टूडेंट देखिए एक और चीज, यहाँ पास बात समझिएगा, इसको थोड़ी देर के लिए मिटाएं हम। इससे पहले का मेरा जो लेक्चर है, जो मेरा लेक्चर है ट्रांसफार्मर एट नो लोड एंड ट्रांसफार्मर एट लोड, उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट फ्लो होती है वो होती है I1 डैश प्लस आई नॉट। आई नॉट होता है नो लोड करंट, और I1 डैश होता है काउंटर बैलेंसिंग करंट, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पास करंट आपकी क्या फ्लो हो रही है, I1, ठीक है। I1 R1 में गई, X1 में गई। अब बात समझिएगा, हमें नो लोड करंट आई नॉट को भी सर्किट डायग्राम में कहीं ना कहीं दिखाना है, समझ रहे बात, आई नॉट को भी कहीं ना कहीं दिखाना है हमें। तो देखिए थोड़ा सा हम इसको और इस हिस्से को थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर दें आपको समझाने के लिए। देखो स्टूडेंट, यहां से करंट I1 आई, I1 यहां तक पहुंची। अब हमें दिखाना है कि करंट आई नॉट कहाँ है और करंट I1 डैश कहाँ है। तो यहीं से एक ब्रांच ले लेते हैं,
देखिए यहां से एक ब्रांच इधर कर लिया, मान लेते हैं इसमें करंट क्या जा रही है, आई नॉट, और एडिशनल करंट जो आती है वो किधर चली जा रही है, इधर साइड। ठीक है, अब बात समझो बच्चों, आई नॉट भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक कहलाता है आपका आई डब्ल्यू और एक कहलाता आई म्यू। आई डब्ल्यू को हम कहते हैं कोर लॉस करेंट और आई म्यू कहलाता है आपका मैग्नेटाइजिंग करेंट। तो देखो स्टूडेंट, कैसे हमने एक ब्रांच ले लिया जिसमें आई नॉट करंट ले लिया, आई वन डैश इधर चली गई, केसीएल बेटा इस पॉइंट पे लगाओगे तो यही आएगा। अच्छा अब देखिए, अब नो लोड करंट भी दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है। एक करंट आई डब्ल्यू जिसे हम लॉस कंपोनेंट बोलते हैं करंट का, आई डब्ल्यू, और एक है आपका मैग्नेटाइजिंग करंट। आई डब्ल्यू का काम है, मोटे तौर पर समझिए तो आई डब्ल्यू का काम है कोर में लॉस करना और आई म्यू का काम है कोर को मैग्नेटाइज करना। तो देखो पहले बात कर लें स्टूडेंट हम आई डब्ल्यू की। देखिए इससे पहले का जो मेरा लेक्चर था, जो ट्रांसफार्मर एट नो लोड और ट्रांसफार्मर एट लोड, उसमें मैंने ये बताया था कि आई डब्ल्यू का, देखिए आई डब्ल्यू वाइंडिंग्स में कॉपर लॉस भी करेगा लेकिन वो बहुत ही मिनिमम होगा, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, और तो हम नहीं, हम देखिए आई नॉट भी कॉपर लॉस करेगा लेकिन हम उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि मेनली नो लोड के टाइम में ट्रांसफार्मर में जो भी लॉस होता है उसे हम आयरन लॉस कहते हैं, कोर लॉस। तो इसलिए हम मान लेते हैं कि ये जो कंपोनेंट आई डब्ल्यू है ये क्या कर रहा है, ट्रांसफार्मर के कोर में लॉस कर रहा है। अब ट्रांसफार्मर कोर में दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है आपका हिस्टैरिसीस लॉस, एक होता है आपका एडी करंट लॉस। यही होता है ना। देखिए हिस्टैरिसीस और एडी करंट, ये दोनों जो लॉस हैं, ये दोनों जो हानियां हैं, ये किस रूप में है, ये उष्मा के रूप में आती है। यानी कि एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होगा तो किस रूप में ये हमें मिलेंगे, ये हमें उष्मा के रूप में मिलेंगे। यानी कि ये लॉस का किस फॉर्म में रहेगा, हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म, सॉरी, तो हाँ, हमने, मेरा कहने का मतलब ये था कि कोर लॉस भी आपका हीट के फॉर्म में होगा, आई डब्ल्यू ही वो लॉस कर रहा है। यानी कि हम क्या करें कि एक प्रतिरोध ले लें आर नॉट, उसमें हम करंट फ्लो करा दें आई डब्ल्यू, क्योंकि प्रतिरोध में जब धारा प्रवाहित होगी तो कौन सा लॉस होता है, हीट लॉस। और कोर लॉस भी कौन सा लॉस है, कह लीजिए मोटे तौर पे हीट ही लॉस है, कोर लॉस भी हीट लॉस है। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, वो कोर में हो रहा है हिस्टैरिसीस और एडी करंट, ये दोनों किस रूप में आते हैं, हीट के फॉर्म में आते हैं। अब बात करते हैं आई म्यू की। देखो स्टूडेंट, आई म्यू का काम सिर्फ और सिर्फ कोर को मैग्नेटाइज करना है, इसका काम जो है लॉस करना नहीं है। इसका मतलब हम आई म्यू को किस कंपोनेंट में ले, मतलब किस एलिमेंट में आई म्यू को फ्लो कराएं कि लॉस भी ना हो और चुंबकीय क्षेत्र भी बने, तो वो कौन सा एलिमेंट होता है बेटा, उसे हम कहते हैं इंडक्टेंस या रिएक्टेंस। इंडक्टेंस, तो लॉस दिखाना हो तो प्रतिरोध में फ्लो कराइए, ठीक, और मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, तो उसको दिखाइए किसमें, एक इंडक्टेंस ले लीजिए, उसमें करंट को फ्लो करा लीजिए, वो आपको यही रिप्रेजेंट करेगा कि चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये पूरा डायग्राम स्टूडेंट, यही है तुल्य सर्किट डायग्राम, परफेक्ट किसका है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का ये। ठीक है ना। तो इसके अब आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि पैरामीटर जो है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफर्ड पैरामीटर, प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू प्राइमरी। ठीक है, तो इसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।